Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो नाम जो आज स्पेस और एस्ट्रोनॉमी को लेकर दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान कायम कर चुका है। पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पर पहुंचना हो या फिर एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग, चांद पर पानी की खोज से लेकर स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम्स तक सब कुछ वो भी नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसियों की अपेक्षा बेहद ही कम खर्च में कर पाना वाकई इसरो के लिए ही संभव है। और इन नए नए कीर्तिमानों को स्थापित करने का सारा श्रेय जाता है इसरो के इन मेहनती और जुझारू वैज्ञानिकों को। 15 अगस्त सन 1969 में अपने कयाम के बाद निरंतर देश को एक से बढ़कर एक स्पेस टेक्नोलॉजीज मसलन रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन सिस्टम, जियो इमेजिंग, PSLV और GSLV जैसी बेहतरीन लॉन्च व्हीकल्स और शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट खुद का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना। मगर वो कहते हैं ना, हर एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे कुछ बेनाम और अंधेरे में छिपी शख्सियतों का हाथ होता है। ठीक ऐसी ही एक कहानी है सन 1994 में सस्पेंडेड इसरो साइंटिस्ट और इंजीनियर नंबी नारायणन की। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1985 से, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सुपर कंप्यूटर्स और क्रायोजेनिक इंजन्स की डिमांड के साथ USA जाते हैं, जहां US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से बातचीत करने पर उन्हें सुपर कंप्यूटर्स पर तो हाँ मिली, मगर क्रायोजेनिक इंजन्स की डील पर अमेरिका साफ साफ इनकार कर देता है। ऐसा करने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य भारत को इस टेक्नोलॉजी से दूर रखना था। वास्तव में क्रायोजेनिक इंजन्स वो इंजन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हैवी लॉन्च व्हीकल्स में किया जाता है। इस तरह के इंजन्स लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स पर आधारित होते हैं। ये इंजन किसी भी आम जेट इंजन की अपेक्षा कहीं ज्यादा एफिशिएंट और अधिक भार वाले पेलोड्स को अंतरिक्ष में ले जाने का दम रखते हैं। और सबसे जरूरी, यही वो इंजन्स हैं जो आज के मॉडर्न लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के चलते अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत तक ये इंजन्स पहुंचें। बहरहाल वक्त आगे बढ़ता है और आ जाता है सन 1993। भारत की ओर से प्रधानमंत्री होते हैं PV नरसिम्हा राव, जो कि सक्सेसफुली रशिया से क्रायोजेनिक इंजन्स की खरीद पर डील कर लेते हैं और साथ ही कुछ शर्तों और टेक्नोलॉजी के बगैर रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन्स बेचने के लिए राजी भी हो जाता है। इस पर रूसी प्रधानमंत्री बोरिस येल्त्सिन समझौते पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं और क्रायोजेनिक इंजन्स की ये डील पूरी हो जाती है। इंजन के इंपोर्ट की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी होती है, मगर तभी इस खेल में एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को ये पता चलता है कि अमेरिका के इनकार के बाद अब भारत रूस से इंजन्स की खरीद करने वाला है, और अमेरिका किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता था कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंचे। और अपने इसी मंसूबे के साथ मई सन 1993 में ढेरों सैंक्शंस की बारिश कर देता है। जहां भारत एक और आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहा था, वहां दूसरा झटका रूस की तरफ से भी आ ही जाता है। रूसी सरकार अमेरिका के दबाव के चलते डील को कैंसिल कर देती है और इसी कैंसलेशन के साथ फौरी तौर पर भारत के क्रायोजेनिक इंजन्स हासिल करने के सारे प्रयासों पर पानी फिर जाता है। और तब भारतीय वैज्ञानिकों और सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। तमाम सलाह मशवरों के बाद फाइनली जुलाई 1993 में भारत ऐलान करता है कि वो अपने क्रायोजेनिक इंजन्स खुद ही डेवलप करेगा। टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी होगी और इंजन भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। इतनी बड़ी घोषणा के बाद अब इस बात को हकीकत में बदलने की सारी जिम्मेवारी आती है इसरो के इन होनहार वैज्ञानिकों के कंधों पर। क्रायोजेनिक इंजन के डिजाइन के लिए इसरो में प्रोजेक्ट टीम का गठन किया जाता है और इस प्रोजेक्ट के लिए हेड बनाया जाता है सीनियर इसरो साइंटिस्ट और इंजीनियर नंबी नारायणन को। मगर अगले ही साल सन 1994 की एक सुबह अचानक केरला पुलिस की एक टीम इस वैज्ञानिक के घर पहुंचती है। हाथों में हथकड़ी थामे वो पुलिसकर्मी इसरो के इस हाईली रिस्पेक्टेड और सीनियर साइंटिस्ट को प्रताड़ित करते हुए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है। सब हैरान होते हैं। कल तक प्रोपल्शन लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहा ये वैज्ञानिक आज कारावास में होता है और अब मीडिया ट्रायल्स और अफवाहों का भद्दा खेल शुरू होता है, जिसके चलते चंद दिनों में ही इस वैज्ञानिक की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग बाग बिना कुछ सोचे समझे नंबी नारायणन को गद्दार करार देते हैं,
जो कि किसी भी देशभक्त के लिए एक बड़ी ही दर्दनाक बात होती है। जिस होनहार वैज्ञानिक ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में नौकरी के ऑफर को ठुकराकर इसरो में ही रहकर देश की सेवा करने का निर्णय लिया था, आज उसी देश के लोग उसे गद्दार गद्दार कहकर दहला रहे थे। असल में इस सब की शुरुआत होती है अक्टूबर सन 1994 में केरला में हुई एक गिरफ्तारी से। केरला पुलिस राजधानी तिरुवनंतपुरम से एक संदिग्ध महिला जिसका नाम मरियम रशीदा था उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद इस महिला के पास क्रायोजेनिक इंजन्स की कुछ बेहद ही गोपनीय ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि ये महिला इन सब दस्तावेजों को पाकिस्तान तक पहुंचाने वाली होती है, जो कि भारत देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बेहद ही बड़ा फेलियर होता है। फौरन ही गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है और एक एक कर 5 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, जिसमें मरियम रशीदा की सहयोगी फौजिया हसन, नंबी नारायणन और उनकी ही टीम के एक और इसरो वैज्ञानिक डी शशि कुमारन को भी हिरासत में लिया जाता है। आगे चलकर सभी से पूछताछ और जांच पड़ताल करने पर केरला पुलिस कोर्ट में एक भारी भरकम चार्जशीट फाइल करती है। गिरफ्तारी के फौरन बाद अस्थायी रूप से नंबी नारायणन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था और इस केस के दौरान उन्हें पूरे 50 दिन जेल में काटने पड़े, जिसके बाद केरला हाईकोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां मामला चलने पर न्यायिक जांच और पुलिसिया कार्रवाई के चलते नंबी नारायणन पर लगे आरोपों के पक्ष में सबूतों की कमी के चलते उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। मगर नंबी कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जहां उनके केस पर सुनवाई के लिए जस्टिस DK जैन की अध्यक्षता वाली जजों की बेंच का गठन किया गया। और फाइनली लंबे लीगल ट्रायल्स और सुनवाई के बाद सन 2018 को कमेटी इस निर्णय पर पहुंचती है कि सन 1994 में हुई गोपनीय दस्तावेजों की बरामदगी के पीछे नंबी नारायणन का कोई हाथ नहीं होता। केरला पुलिस के लगाए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर कोर्ट केरल की सरकार को फटकार लगाते हुए 1 करोड़ रुपए की कंपनसेशन राशि देने का आदेश देती है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, मगर नहीं, सच तो ये है कि असल में ये कहानी यहीं से शुरू होती है। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर सक्सेस हासिल कर रही इसरो के रास्ते में अचानक रुकावट आ जाना, क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे साइंटिस्ट की लाइफ के गोल्डन एज में यूं गिरफ्तारी होना, अपने ही देश के मीडिया, पुलिस सिस्टम और लोगों से इतनी गहरत मिलना ढेरों सवाल खड़े करता है। शायद अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी थी। इन रुकावटों के पीछे कई विदेशी ताकतों और खुफिया अमलों की भूमिकाएं साफ होने लगी थीं। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा और इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई की रहस्यमयी मौतों के बाद अब नंबी नारायणन के कैरियर को तबाह करने का ये प्रयास, इन सभी घटनाओं की तारें जुड़ने लगी थीं और ये सब के सब एक सुर में इन सभी घटनाओं में कहीं न कहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और US गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के संकेत दे रही थी। मगर हर बार की तरह इस बार भी सभी रिपोर्ट्स पर पर्दा डालकर सब कुछ भुला दिया गया। हालात कुछ यूं हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों के खिलाफ चल रही इन साजिशों का कच्चा चिट्ठा देखना चाहते हैं तो आई बटन में आ रही इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी 3 इडियट्स के फरहान और असल जिंदगी के R माधवन की न्यू अपकमिंग मूवी रॉकेटरी पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।